चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन हिंदी में लिखूं कि इंग्लिश में लिखूं? हिंदी में लिखूं? मैं इंग्लिश में लिख के लाया हूँ, ठीक है। हाँ, चलो लिखो। कह रहा है क्या कि एक विद्युत द्विध्रुव है। एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण, जिसका आघूर्ण जिसका आघूर्ण जिसका आघूर्ण कह रहा है 4 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर है। एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर है। वह एक विद्युत क्षेत्र में, वह एक समान वह एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र, एक समान विद्युतीय क्षेत्र, कितने का है विद्युतीय क्षेत्र? 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। 30 डिग्री के कोण पर रखा है। 30 डिग्री के कोण पर रखा है। तो आपको फाइंड करना है क्या कि तो टॉर्क का परिमाण ज्ञात करें। तो टॉर्क का परिमाण ज्ञात करें, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है क्या। तो टॉर्क का परिमाण ज्ञात करें। देखो भाई, क्या पढ़े हो? टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। सीधे सीधे बात ये ना है, टॉर्क बराबर कितना पढ़े हैं? पीई साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, सारा डाटा ऐसा यूनिट में है तो यूनिट में बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये डाटा कूलॉम मीटर में है, दोनों ऐसा यूनिट है। कभी कभी कूलॉम सेंटीमीटर रहेगा, कभी कभी माइक्रो कूलॉम मीटर रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या करेगा कि छोटा मोटा क्वेश्चन में क्या करता है, यूनिट बदल देगा आपको। तो यूनिट अगर बदल दे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको क्या करना है, ऐसा यूनिट में बदल लेना है, उसके बाद डील करना है। तो देखो भाई, जिसका आघूर्ण दिया हुआ है, आघूर्ण का मतलब कितना? P बराबर दिया हुआ है कितना? 4 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर, है ना। 4 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर दिया हुआ है। तो जब 4 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर ये दिया हुआ है, आप देखिए कि विद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है कितना? E। विद्युत क्षेत्र कितना? 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम। और आपको थीटा बराबर भी दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो थीटा होता है, ये थीटा होता है क्या? एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ कि जब टॉर्क लिखोगे तो P का वैल्यू कितना है बेटा? 4 × 10⁻⁹ ई का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁴ और साइन थीटा का मतलब कितना? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 4×5 = 20 × 10⁻⁻⁹ और 4×10⁻⁻5 लिख लूँ। और 1/2, 2 से जाएगा कितने बार में? कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 और 1 कितना? -4। और यूनिट क्या लिखोगे? न्यूटन मीटर। बात समझ में आ रही है? इतना सारा आसान सवाल था, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल हाँ, ऐसा ऐसा ही सवाल करवाइए, अच्छा लगता रहता है। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है, यूपी बोर्ड का पूछा हुआ सवाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है ये कि कह रहा है क्या कि अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक द्विध्रुव, कह रहा है कि एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है को एक समान विद्युतीय क्षेत्र 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 कितना है?
एक समान विद्युतीय क्षेत्र 2 गुने 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलॉम में 30 डिग्री के कोण पर रखने पर, में 30 डिग्री के कोण पर रखने पर वह 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क अनुभव करता है, अनुभव करता है। तो आवेश का परिमाण ज्ञात करें। तो आवेश का परिमाण ज्ञात करें। परिमाण ज्ञात करें। पहले वाले से थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बनाइए, बन जाएगा। आपके पास पता है P बराबर कितना होता है, Q इंटू 12, 10 का पावर माइनस, हाँ हो सकता है। चलो बनाओ बनाओ। चार्ज निकालना है, टॉर्क दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। चार गुने 10 का पावर, हाँ आवेशों के बीच की दूरी, हाँ 2L बराबर 2 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक ना, दोनों के बीच की दूरी देखिए, ये है डाइपोल दिया हुआ, माइनस और प्लस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 12, और ये 12 बराबर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइपोल है, मान लो कि जो डाइपोल बना हुआ है वो डाइपोल बना हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू से। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से। आपको क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि इस डाइपोल की लंबाई है कितनी 12, 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो डाइपोल की लंबाई को हम लोग 12 मानते हैं वो कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो 12 बराबर 2 गुने 10 का पावर माइनस 2 मीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। 2/100, 100 को 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2। इतना बात ठीक है। तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई बराबर कितना 2 गुने 10 का पावर कितना 5 न्यूटन पर कूलॉम, और थीटा बराबर तुमको दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, और टॉर्क भी कह रहा है कि टॉर्क जो लग रहा है वो कितना 4 न्यूटन मीटर का। ठीक ना, 4 न्यूटन मीटर का, ये ना, इतना है ना, 4 न्यूटन मीटर का ये क्या कर रहा है टॉर्क का अनुभव कर रहा है। अब देखिए कि टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं कि टॉर्क बराबर होता है कितना बेटा पीई साइन थीटा। अच्छा, टॉर्क को ये देखो कि P को Q इंटू 12 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और इंटू ई, और इसको क्या साइन थीटा। अब देखो सारा चीज पता है, Q निकल जाएगा, 12 पता है, ई पता है, साइन थीटा पता है, टॉर्क पता है, Q निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कितने लोगों से निकल गया, कम हाथ उठा है, जिनसे नहीं निकला है वो निकालिए तो थोड़ा सा। जोड़ घटाओ में भी दिक्कत है, तुम लोगों का बेस इतना कमजोर है ना, बताओ। यहाँ के बाद सवाल में कुछ रह ही नहीं जाता है। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में इतना छोटा छोटा सवाल पूछ देगा अगर, जैसे इस बार पूछा था न्यूमेरिकल, तो ऐसा ऐसा ही छोटा छोटा सवाल बना के पूछता है। और ये सब में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। एक बार पी साइन थीटा याद रख लिए, P इक्वल टू Q इंटू 12 याद रख लिए, सवाल बन रहा है एकदम, है ना। चलिए, आप लोग किताब जाके घर पे देखते हैं, किताब है आप लोगों के पास, कौन सा एनसीईआरटी के अलावा कौन सा किताब है, एनसीईआरटी के अलावा कौन सा है, हाँ दिनेश है, तो दिनेश जाके पढ़ते हो, सवाल बनता है। न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, देखिए ना, अब कब देखिएगा, हाँ न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल बनेगा। कोई भी किताब जिसके पास दिनेश हो, प्रदीप हो, एबीसी हो, एसबीपीडी हो, कोई भी किताब हो बेसिक किताब, उस बेसिक किताब का आप न्यूमेरिकल जा करके उठाइए, 100% न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। एसबीपीडी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन यूपी बोर्ड का पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन जेई मेंस का पूछा हुआ, ठीक ना।
मैं जो लाया हूँ वो। देख रहे हैं। देखिए टॉर्क कितना है भाई, 4 बराबर क्यू का वैल्यू हमको नहीं पता, 12 का वैल्यू पता है कितना, 2 × 10⁻⁻²। ई का वैल्यू कितना पता है आपको, 2 × 10⁵ और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। देखो तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 = क्यू इंटू, एक तो 2 बच गया और 10 का पावर कितना, 3 बच जाएगा। 5 - 2 कितना, ये देखो यहाँ 5 और यहाँ -2, ये दोनों मिलके कितना, 3। अब इसको इधर ले जाओगे कितना हो जाएगा, 4/2 × 10⁻³ बराबर कितना, क्यू। तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा और 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से Q = कितना मिल जाएगा, 2 × 10⁻³ कूलम। खत्म कहानी। समझ में आ रहा है बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन खुद से आप लोग डायग्राम बना करके बनाइएगा, क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, कह रहा है क्या कि 3 बिंदु आवेश, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 बिंदु आवेश, 3 बिंदु आवेश +Q -2Q तथा +Q को क्रमशः ठीक ना, को क्रमशः 3 बिंदुओं को क्रमशः 3 बिंदुओं, और इस 3 बिंदुओं का नियामक दिया हुआ है क्या क्या, 0A0, 0A0, दूसरा दिया हुआ है 000 तथा A00, तथा A00 पर रखा गया है, पर रखा गया है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें, का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें, का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। बनाइए डायग्राम बनाइए, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 3 चार्ज को रखा हुआ है, डायपोल बनेगा। पिछले दिन का सबसे पहला सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मैंने रख के दिखाया था, ये वैसा ही नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ वैसा ही है। ठीक है, ठीक ना, चलिए बनाइए। हमको लग रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन जाएगा ये तीनों, है ना। देख लो, इक्विलेटरल नहीं बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल तो जरूर बनेगा। QA √2 QA, हाँ हो सकता है, ठीक हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बनाओ, देखो सबसे पहले क्या करो, तो नियामक बनाओ, नियामक बनाओ कैसे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, x y एक्सिस और z एक्सिस। अब देखिए कह रहा है कि 3 चार्ज, एक +Q है जो 0A0 पे रखा हुआ है, तो 0 का मतलब x0, ya और z भी कितना, 0। y एक्सिस पर कहीं एक पॉइंट होगा a डिस्टेंस पर, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है कितना, +Q। दूसरा चार्ज कह रहा है कि -2Q है, ये 0 0 0 पे रखा हुआ है, मतलब ओरिजिन पे रखा हुआ है कितने का, -2Q का। और तीसरे चार्ज के बारे में आपसे क्या कह रहा है कि तीसरा चार्ज जो +Q है वो A00 पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है +Q, ये भी डिस्टेंस कितना है, A। अब देखिए कि ये तीनों चार्ज को अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो जो पहला चार्ज है आपका, वो पहला चार्ज +Q है ऐसा। अच्छा, इसको अगर एक ट्रायंगल बना दें, इसको अगर एक ट्रायंगल बना दें, तो देखो तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसी राइट एंगल ट्रायंगल पे आपका 3 चार्ज रखा हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है भाई कैसा, कुछ ऐसा।
जिसका दो साइड बराबर, ये भी ए और ये भी ए। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -2q, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +q, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +q। देखिए यही क्वेश्चन है, कल यही क्वेश्चन को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में डील करके आपको बताए थे, है ना। अगर ऐसे भी नहीं पता चलता है तो तुम देखो कि इस -2q को तुम डाइपोल बनाने के लिए, दोनों ध्यान देना कि डाइपोल बनाने के लिए दो आवेशों में तोड़ोगे, और डाइपोल का डेफिनेशन क्या कहता है कि दो एक समान आवेश जो विपरीत चिन्ह का हो। तो अगर इधर +q है तो इसके साथ डाइपोल बनाने के लिए यहाँ पर कितना चाहिए, और ये भी +q है तो यहाँ पर डाइपोल बनाने के लिए कितना चाहिए। अब देखो ये एक डाइपोल और ये एक डाइपोल बन रहा है कि नहीं, डायरेक्शन होगा किधर से किधर, नेगेटिव से, और इसका भी डायरेक्शन होगा किधर, नेगेटिव से। अच्छा ध्यान देना कि अगर इस डाइपोल का नाम रख लो P1 और इस डाइपोल का नाम रख लो P2, तो अगर P1 बराबर लिखोगे भाई तो दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच के दूरी को लिखोगे, दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच के दूरी को। अगर तुम P2 बराबर लिखोगे तो ये भी दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच के दूरी को लिखोगे। ध्यान से देखो तो P1 बराबर P2 है, तो इसको हम P कह दें क्या, एक वेरिएबल में मान लेते हैं P। अब देखो कि ये है P और यहाँ से एक 90 डिग्री पर भी है कितना, P। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा P नेट, वो कुछ ऐसा होगा। पैरेललोग्राम लो लगाओगे तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। और P नेट बराबर जो लिखोगे दोस्त, P नेट बराबर जो लिखोगे वो कितना लिखोगे, √अंडर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 P2 कॉस कितना 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, √अंडर P1 स्क्वायर जो भी P के बराबर में है, और ये भी कितना P2 स्क्वायर जो भी किसके बराबर में है, कितना हो जाएगा, √अंडर 2P स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, √2 P के बराबर में। P के बराबर में कितना, √2, और P है कितना आपका Q इंटू ए, यही हो जाएगा आंसर। अच्छा दिशा भी कह रहा है, दिशा भी कह रहा है, तो ये देखो दोनों बराबर है, ठीक बीच से गुजरेगा, तो ये 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, मतलब एक्स अक्ष से कितना डिग्री बनाएगा P नेट, P नेट बनाएगा कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का। इसका जो दिशा होगा, वो दिशा जो होगा P नेट का दिशा जो होगा, वो P नेट का दिशा क्या होगा, P नेट का दिशा जो होगा वो एक्स अक्ष से कितने डिग्री पे, एक्स अक्ष से 45 डिग्री पर, ठीक ना। अब इसी को अगर आपको मैथमेटिकली अगर निकालने का मन हो, तो मैथमेटिकली निकालने के लिए इसके फॉर्मूला पर है वो tan अल्फा इक्वल टू क्या, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। a के जगह पर p, b के जगह पर भी p, और थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 90 डिग्री डालोगे, 90 डिग्री डालोगे निकल के आ जाएगा, डाल के देख लो, है ना। नहीं भरोसा है तो उसमें पुट करके देख लीजिए, ए बी के जगह पर p है और थीटा के जगह पर कितना है, 90 डिग्री। चलिए ये था बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा कितने लोग हैं जिनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, बताइए तो ईमानदारी से, कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। डाइपोल का जो लोग क्लास किए होंगे उनको पूरा समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करवाते हैं जो हो सकता है कुछ लोगों को बाउंस भी करे, लेकिन नहीं करेगा अगर थोड़ा बहुत 11th पढ़े होइएगा तो। अब बताइए कि टॉर्क घूमता है, सुनिए, टॉर्क घूमता है तो ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमता है ना। और सर्कुलर पाथ पर जब कोई चीज़ घूमता है तो उसमें जो है तो कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय वेग होगा, कोणीय त्वरण होगा। कोणीय वेग में घूम रहा है तो एक टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा होगा तो इनर्शिया लग रहा होगा, 11th याद है कि नहीं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, याद है। तो देखो कि जब कोई भी चीज़, ध्यान देना कि जब कोई भी चीज़, पहले ये चीज़ जान लो, सुनो, यहाँ टॉर्क बराबर, सुनो ध्यान से, कि अगर कोई भी कण है मान लो, ठीक ना, अगर कोई भी कण है और ये घूम रहा है इधर अल्फा एंगुलर वेलोसिटी से, ये मान लो कि यहाँ पे हम रस्सी बांध दी और ऐसे घुमा रहे हैं इसको अल्फा कोणीय त्वरण से, तो इसमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो टॉर्क बराबर हम लोग कितना लिखते थे, आई अल्फा। एक ये फॉर्मूला आपको याद होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अगर मान लो कि एक रस्सी बंधी है
यहाँ से एक पार्टिकल, ये है ओरिजिन, एक पार्टिकल है m1 जो यहाँ से है r1 दूरी पे, एक दूसरा पार्टिकल है m2 जो है यहाँ से r2 दूरी पे, एक पार्टिकल है m3 जो है यहाँ से r3 दूरी पे। तो इस सब के कारण हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना सिखाए थे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर लिखे थे वो क्या लिखे थे, m1 r1 का प्लस m2 r2 का, इस तरीके से बढ़ते जाते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता था। देखो हर पार्टिकल का मास अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग है, तो हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता था तो इस सारे को हम लोग क्या करते थे, जोड़ लेते थे। आपको याद होगा, इसी को अगर अच्छे से थोड़ा लिखते थे तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक MI/RI का स्क्वायर लिखते थे। याद है 11th पढ़े हैं तो थोड़ा सा, अगर इतना याद है तो भाई कह क्या रहा है क्वेश्चन, अगला इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोले, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है E, और यहाँ पर है डाइपोल, डाइपोल का मान लो कुछ भी चार्ज होगा -q और ये होगा कुछ चार्ज +q। तो डाइपोल मोमेंट P का जो डायरेक्शन होगा वो यही होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है और E बराबर कह दिया कुछ भी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक ना, थीटा पर रखा हुआ है, तो ये इसमें घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घूमेगा तो यहाँ फिक्स होकर के सेंटर के अबाउट ये घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सर्कुलर पाथ पे जब घूमेगा तो इसमें कोणीय त्वरण होगा कि नहीं होगा, कोणीय त्वरण होगा कि नहीं होगा। अब आपको कह रहा है क्या कि यदि इस दोनों आवेश का द्रव्यमान है m और m, यदि इस दोनों आवेश का द्रव्यमान है m और इस डाइपोल की लंबाई है 12, इस डाइपोल की लंबाई है कितनी, 12, तो यहाँ पर तुमको कह देगा क्या कि कोणीय त्वरण का मान ज्ञात करिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या कह देगा आपको कि इस स्थिति में जो कोणीय त्वरण होगा, जो कोणीय त्वरण होगा अल्फा का मान ज्ञात करिए कि अल्फा कितना होगा। ये कभी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखो कि इसको कैसे करेंगे, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डाटा हटा दो, वेरिएबल में ही काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनो, अब देखो कि टॉर्क बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं कि टॉर्क बराबर क्या होता है, PE sin थीटा, होता है कि नहीं। डाइपोल मोमेंट अगर इसका P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और साइन थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 PE के बराबर। कोई दिक्कत है। अब देखो कि अगर ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसका एक्सीलरेशन हम लोग मान लें अल्फा, तो ये घूमेगा किसके अबाउट, अपने सेंटर के अबाउट, और इसका सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर L डिस्टेंस पर, है ना, यहाँ से नीचे L और यहाँ से ऊपर भी कितना, L। तो अब देखो कि अगर ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, यहाँ से इसका पॉइंट है L और ये भी डिस्टेंस है L, ये घूमेगा इधर के तरफ अल्फा से, तो ये जाएगा इधर के तरफ कितने से, अल्फा से, है ना। अब अगर इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो तुम देखो कि यहाँ पर मास है m और यहाँ पर भी मास है कितना, m। इस सेंटर से डिस्टेंस देखो, r1 का अगर बात करें तो L और r2 का भी अगर बात करें तो, और यहाँ पर अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर लिखोगे तो m1 जो कि m के बराबर में है, r1 स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर, प्लस m2 जो भी कितना है m के बराबर में है, r2 मतलब ये भी कितना है, L के बराबर में है। क्यों भाई, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2mL², ये I बराबर हो गया। अभी तुम पढ़े हो कि टॉर्क बराबर जो होता है वो कितना, I अल्फा, तो टॉर्क बराबर I अल्फा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है 2mL² अल्फा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क हो चाहे ये टॉर्क हो, दोनों टॉर्क क्या होगा, एक जैसा। तो एक जैसा जब बराबर होगा दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 PE जो है, ये 1/2 PE बराबर हो जाएगा किसके, 2mL² अल्फा के बराबर में। यहाँ से आप देखिए कि 2 नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा, आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा जब निकालिएगा तो ये है कितना, PE/2, 1/2 को, और ये 2mL² जो है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ये कितना हो गया, PE/4mL²।
एल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ये भी रहता। क्वेश्चन तो यही है। स्टेटमेंट में इसको लिख दें? हैं? कॉपी पे लिखोगे कि हम यहीं लिख दें? इसी में लिख दें। एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव जिसका लंबाई, जिसका लंबाई L तथा आघूर्ण P है, तथा आघूर्ण P है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र, एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। यदि द्विध्रुव के आवेशों का परिमाण, यदि द्विध्रुव के आवेशों का द्रव्यमान m है तो कोणीय त्वरण अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके लिए देखो ये रोटेशन का पोर्शन है, तुमको याद होगा रोटेशन में खूब पढ़ाए हुए हैं। टॉर्क, फोर्स के जगह पर क्या होता है, वहाँ टॉर्क होता है। अल्फा के जगह पर क्या होता है, एक्सीलरेशन, है ना। तो देखो फोर्स के जगह पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखते हैं तो ये इनर्शिया जो होता था वो मास के बराबर में होता था, और ये अल्फा त्वरण के बराबर में F इक्वल टू एम ए जैसा, है ना। तो जब सर्कुलर मोशन में बात करते हैं तो बहुत सारा हम वहाँ पर क्या बोले थे तुमको कि बस क्या करो, उसका टर्म याद करो कि फोर्स के जगह यहाँ कौन लेता है, मास के जगह कौन लेता है, एक्सीलरेशन का जगह कौन लेता है ना। और वो सारा टर्म बदलता था। तो इसमें एंगुलर में क्या होता है कि ये जो तुम लिखे हो ना टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो ये टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, इसको घुमाने के लिए फोर्स के जैसा कुछ होता है। तो ये टॉर्क लीनियर में क्या होता था, फोर्स होता था। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीनियर में क्या होता था, मास होता था। और ये अल्फा तो तुमको पता ही है ये क्या होता था, त्वरण। तो लीनियर में इस सब का ये F इक्वल टू एम ए होता था, एंगुलर में यही चीज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता था। इस सबको प्रूफ कर करके भी दिखाए थे, ढेर सारा टाइम लगा था, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। और देखिए जिसका मैकेनिक्स अच्छा नहीं होगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा, तो अभी तो हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें चार्ज को मासलेस मान के काम कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज है, मास क्या है, नहीं है। अब तुमको क्या कह देगा, तुमको क्या क्या देगा सवाल में, देखो कैसा कैसा सवाल पूछता है एग्जाम में बना करके। कहेगा कि 2 रस्सी है और 2 रस्सी से एक चार्ज बांधे प्लस क्यू, इसका मास है कुछ भी m1। ठीक ना, ध्यान देना। कह देगा क्या कि इसी रस्सी से एक और चार्ज बंधा हुआ है प्लस क्यू, इसका मास है कितना, m2। कह देगा बताइए इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, r। अब देखो कि तुम तो खाली q1 q2 लगा करके काम चला लोगे, लेकिन क्या यहाँ पर m1g नहीं लगेगा, क्या यहाँ पर m2g नहीं लगेगा। अब पूरा मैकेनिक्स होगा, क्या इस रस्सी पर टेंशन T नहीं लगेगा। अब ये पूरा मैकेनिक्स का सवाल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जब ये पूरा मैकेनिक्स का सवाल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये थीटा पता करना पड़ेगा। अब देखो कि चार्ज को पॉइंट मानो, जो जो फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स लग रहा होगा इस पर कितना है m1g नीचे की तरफ, ये रिपेल कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा कितना, F इसको बोल देते हैं। F इक्वल टू कितना होगा, F इक्वल टू होगा K, दोनों Q ही है तो Q1 Q2 Q स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो क्या लगेगा। अच्छा इस पर टेंशन देखो कि टेंशन कुछ इस तरह से बाहर की तरफ लगता है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब इस टेंशन को घुमाओ, जिसके साथ लगा हुआ है टी कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसके साथ टी साइन थीटा। अब देखो कि कहेगा कि सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब जितना ऊपर उतना ही, जितना आगे उतना ही, 2 इक्वेशन बनेगा, 2 वेरिएबल है, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन बन रहा है कहाँ से, मैकेनिक्स से। तो ये सब चीज़ आपको बुझाना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट है सवाल को डील करने का। कि हम लोग यहाँ पर जो केवल सुनिए, यहाँ पर जो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर के काम कर रहे हैं, उसमें हम हर जगह पर ये मान रहे हैं क्या कि चार्ज का कोई मास नहीं है। लेकिन सुनो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो प्रैक्टिकल बना के पूछता है। तुरंत क्वेश्चन गर्मा गर्म रिसर्च होगा और गर्मा गर्म एग्जाम में आ जाता है। ठीक ना, तुम देखोगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खास करके जेई मेंस का तो अब वो लेवल नहीं रहा।
जे मेंस का वो लेवल नहीं रहा, बहुत आसानी से जितना आप पढ़ते हैं उसमें अगर आप सीरियस होकर के प्रैक्टिस कर लीजिए तो अच्छा परसेंटाइल आपका आ जाएगा, थोड़ा सीरियस होकर के, ठीक ना। जेई एडवांस में क्या होता है ना कि तुरंत आईआईटियंस फाइनल ईयर वाले जो एमटेक वाले होते हैं आईटी के, वो सब क्या करता है, रिसर्च करता है। तुमको मैं क्या बोलूँ कि हायर स्टडीज, ग्रेजुएशन, एमएससी, पीएचडी, ये सब क्या है, पढ़ने का विषय नहीं है, ये सब रिसर्च का क्लास है। इसमें आप रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में क्या होगा, नया नया क्वेश्चन आएगा, तुरंत वहां से उठा करके तुमसे एग्जाम में पूछ दे। अब एग्जाम में पूछ देगा तो वहां तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड टेस्ट होता है कि तुम कितना प्रैक्टिकल हो रहे हो, क्वेश्चन के प्रति कितना समझ है तुम्हारा, एक टॉपिक से नहीं रह रहा है। अब यहीं पर देखो, ये पिछला सवाल जेई में पूछा हुआ है, और जेई में पूछा हुआ सवाल है तो खाली टॉर्क के कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से नहीं बन रहा है, मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी घुस रहा है। क्यों कि टॉर्क में हम लोग जो पीछे पढ़ते थे उस चार्ज का कोई मास कंसीडर ही नहीं करते थे, ये कंसीडर ही नहीं करते थे कि यहाँ ग्रेविटेशन भी लग रहा है। लेकिन अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो सारा कॉन्सेप्ट लगा करके सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट मिला मिला करके तब आप कॉम्पिटिटिव होते हैं। यूनिट डायमेंशन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछता है, समझे, उसके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक ना। आप लोग देखिए, मैं हर जगह अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इस बीच में शुरू में तो मैं 2-4 दिन थोड़ा सा फैमिलियर नहीं था तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बाद में हर चीज़ को मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, है ना, सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, एकदम सिस्टमेटिक। अभी मेरा बोर्ड बिल्कुल भी अनसिस्टमेटिक नहीं रहता है, पूरा सिस्टमेटिक। फिर भी बच्चों का कंप्लेन है क्या कि सर यूनिट नहीं लिखवाते हैं, डायमेंशन नहीं लिखवाते। अरे यार कहाँ नहीं लिखवाते हैं, कॉपी जरा सा खोल के देखो तो, है ना। घर पे नहीं पढ़ना है, टीचर्स में कंप्लेन दिखा देना है, ठीक ना। तो घर पे थोड़ा सा होमवर्क करिए निश्चित रूप से। मैं पहले ही दिन आपको क्या बोला था कि कम से कम उतना सवाल तो जरूर करो जितना सवाल तुमको हम यहाँ करवा देते हैं, और उतना करने से कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाओगे। उसके लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो। देखो जो कॉम्पिटिटिव बच्चा होता है ना, उसको मैं बता देता हूँ अपने सब्जेक्ट का बात। मेरा सब्जेक्ट मैथ और केमिस्ट्री के रिस्पेक्टिव टफ सब्जेक्ट है, सिलेबस भी बड़ा है। मैथ और केमिस्ट्री के सिलेबस को मिला दोगे अगर, तो फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा ही कम रहेगा, दोनों के कंपेयर में थोड़ा ही कम रहेगा, समझ रहे हैं बात। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो सिलेबस भी पढ़ाना है, प्रॉब्लम भी करवाना है। तो हम बोर्ड पे हो सकता है कि थोड़ा कम प्रॉब्लम करवाएं, लोग तो ये भी नहीं करवाते हैं, ठीक ना, थोड़ा कम प्रॉब्लम करवाए। लेकिन अगर आपको वास्तव में जेई देना है तो आप ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए कि एचसी वर्मा बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ठीक ना। भारत में रह करके अगर आप इतना कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 20 साल का बना लेते हैं विथ कॉन्सेप्ट, नहीं कि रट लिए, विथ कॉन्सेप्ट अगर 20 साल का आप बना लेते हैं, तो हम आपको कह रहे हैं कि जेई में आपका 95 परसेंटाइल से ऊपर आ जाए, समझे। हाँ, बनाइएगा तो आप ही ना, ठीक ना। विथ कॉन्सेप्ट बनाना है। और ये भी चीज़ सुन लीजिए कि कोई भी टीचर अगर कहता है कि मेरे पढ़ाने से रिजल्ट होता है, वो कुछ नहीं होता, समझे। पूछिएगा नीतीश सर से, हम अभी बोले थे ना कि मेरा एक स्टूडेंट 242 रैंक जेई एडवांस में, नीतीश सर को भरोसा नहीं होता था। अभी गए थे पटना कुछ दिन पहले हम दोनों लोग, इनको हम लेके गए थे उसके घर पे, अभी जो शादी में गए थे, ठीक ना, उसी दिन उसके घर पे लेके गए थे। उसका बड़ा भाई था जिसको हम पढ़ाए थे, उसकी मम्मी थी, सबसे मिले। उसकी मम्मी पूछना कि 10 मिनट अगर नीतीश सर बैठे होंगे तो उस लड़के का एक भी तारीफ नहीं किए, खाली बुराई, ऐसे शैतान था, ऐसे करता था, सर से लड़ लेता था। क्यों लड़ लेता था, उसको हम पढ़ाई कब से, 7th 8th 9th 10th 11th, इतना क्लास हम उसको पढ़ाए, ठीक ना। अब वो लड़ता था किस लिए, पढ़ने में लड़का तेज था। तो हम उसको क्या करते थे कि 7th क्लास का सिलेबस 1 महीना लगता था उसको पढ़ाने में, मैथ साइंस का सिलेबस 1 से 1.5 महीना में खत्म। अब पूरा 11 महीना उसको पढ़ाना है तो क्या पढ़ाएं। तो जाते थे हम, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उससे उसी लेवल में, जो 7th क्लास का उसमें बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कराते थे, तो वो हो जाता था बोर। और वो हमेशा इसीलिए हमसे लड़ता था कि कुछ नया पढ़ाइए। तो नया नया पढ़ाइए, तो 8th क्लास में था तो लॉगारिथमिक इक्वेशन सॉल्व करता था। वो 8th 9th क्लास में था तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करता था और हम करवाते थे। वो लिमिट सॉल्व करता था और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व करता था। आप में से कितने लोग हैं जो 10th क्लास में डिफरेंशिएशन का नाम सुने? कोई नहीं, हम भी नहीं सुने थे। 10th क्लास में हम भी थे तो हम भी नहीं सुने थे, तो इसीलिए रिजल्ट नहीं हुआ, समझे ना। तो अगर रिजल्ट करना है तो शुरू से ही उस पर ध्यान दिया जाता है। क्यों
कि जो बेसिक जोड़ घटाव सीखने का चीज़ है। अब तुम देखो केमिस्ट्री में हर जगह तुमको लॉग वैल्यू का, लॉग टेबल का यूज आता होगा, इक्वेशन का यूज आता होगा, फिजिक्स में भी आएगा, थर्मोडायनामिक्स वगैरह पढ़ोगे। अब है क्या कि ये चीज़ अगर तुम 11th में सीखोगे तो बेटा थर्मोडायनामिक्स कब बनाओगे? हैं? अगर 12th में ये सब चीज सीखोगे तुम, जोड़ घटाव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो बाकी चीज कब पढ़ोगे? तो अगर बच्चा का रिजल्ट करवाना होता है ना, तो उस पर शुरू से ही ये सब चीज का ध्यान देना होता है। क्या कि 10th क्लास करते करते उसका पूरा बेसिक स्मूथ हो जाए, ठीक ना, पूरा बेसिक स्मूथ हो जाए, और तब जब वो 11th-12th में जाता है तो वो खाली जम के प्रैक्टिस करता है, जम के प्रैक्टिस करता है, रिजल्ट हो जाता है। पहला अटेम्प्ट में नीतीश जी को विश्वास ही नहीं होता था कि कोई जनरल लड़का, बिहार का लड़का, एवरेज परिवार का, हमारे तुम्हारे जैसे परिवार का लड़का पहला अटेम्प्ट में 242 रैंक कैसे ला सकता। मिलवा दिए। उसके मम्मी पापा तो नहीं झूठ बोलेंगे, किसी दिन और नहीं मानेंगे तो अब आईआईटी दिल्ली लेके जाएंगे, देखिए यही लड़का है। और इतना बड़ा हरामी है कि आईआईटी कॉलेज में भी शैतानी करता है, खूब शैतानी। 12 बजे रात में निकल जाएगा घूमने के लिए, तो गार्ड रोकेगा तो गार्ड से लड़ लेगा। क्यों? कि कॉलेज का बच्चा है तो गार्ड उसको कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन डिसिप्लिन में रहने के लिए कह सकता है। उसका आईडी ले लिया है, आजकल उसका आईडी सीज हो गया है, तो उस कोई काम ही नहीं कर पा रहा है, हर जगह जाता है तो फंसता है। तो उसके एक सीनियर को हम ही बात करके जो है सो बनवा दिए उसका एक आईडी, तो काम चल रहा है। उसकी मम्मी ढेरों शिकायत कर रही थी यही सब कि ऐसे करता है वैसे करता है। तो क्या है, पढ़िए, और कुछ नहीं है उपाय। शैतानी करिए ना, सब कुछ क्षम्य है, लेकिन पढ़िए तब तो सब कुछ में मज़ा आएगा। चलिए, केमिस्ट्री का क्लास तो आज है नहीं, एक और क्वेश्चन हो जाए, क्या बोलते हैं? आप लोग बना करके दिखाएंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल पे पूछते हैं क्या? चलिए चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश +5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो 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 द्विध्रुव के मध्य बिंदु से तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 0.30 मीटर दूर पहला अक्षीय रेखा पर और दूसरा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तीव्रता ज्ञात करें। अच्छा, देखो ऑब्जेक्टिव में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, जरा सा सुन लो, बस याद रहेगा। कहेगा कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, ठीक ना? ऐसे पूछ देगा क्या कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ऑप्शन दे देगा डायपोल के समान, डायपोल के विपरीत, डायपोल के लंबवत, इनमें से कोई नहीं। डायपोल के समान, निरक्षीय रेखा में पूछ देगा डायपोल के, यही 4 ऑप्शन रहेगा। तो डायपोल के विपरीत। तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है, ठीक ना? और बोर्ड परीक्षा में ऐसे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पढ़े जाते हैं, इसीलिए कॉपी को जा करके पढ़िए। टीचर्स का काम केवल इतना है कि सिलेबस को क्वांसाइज करके आप तक पहुंचा दें, समझे? बाकी रिवीजन करना आप ही का काम है। और देखिए एक चीज़ और, आप लोग जो नोट्स बनाते हैं ना, आप लोग जो नोट्स बनाते हैं तो अधिकतर लोग ये करते हैं, क्या सुनिए, अधिकतर लोग क्या करते हैं आप लोग कि हू बहू पीडीएफ छाप देते हैं, है ना? तो याद रह जाएगा जी। हू बहू पीडीएफ छाप दोगे तो याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। अपना ऐड करो उसमें कंटेंट, 2-3 कलर के पेन का यूज़ करो। मान लो 2 कलर मेरे लिए यूज़ कर रहे हो मेरे कंटेंट के लिए, तो एक स्पेशल कलर यूज़ कर लो कि रेड पेन या ब्लैक पेन का यूज़ हम अपने कंटेंट के लिए कर रहे हैं,
है ना, जिसमें तुम अपना पॉइंट रखोगे कि तुमको कैसे याद रहेगा चीज, है ना। हमको जैसे याद है वो हम लपेट देते हैं, अब तुमको कैसे याद रखना है वो तुम अपना सोचोगे, तो उसको एक अलग कलर से पेन बना करके तुम अपना पॉइंट लिखोगे कि हमको ये चीज़ ऐसे याद रहेगा, हमको ये चीज़ ऐसे याद रहेगा, यहाँ पर सर ऐसे बोले थे तो हमको ऐसे समझ में आया था, है ना, होता है ना कई बार। तो ये सब चीज़ को ऐड करिए अपने कंटेंट में, बनाइए, बहुत अच्छा सवाल नहीं है। अक्षीय पर सबका अलग अलग आ रहा है जी, ये का वैल्यू रख दिए हो। चलो जी, देखो तो अक्षीय पर यहाँ पर सबसे पहले देख लो ये चीज कि डाइपोल मोमेंट अगर पी का बात करें तो पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ट्वेल्व। ट्वेल्व क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। भाई साहब क्यू कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रो कूलम, यानी 5 × 10⁻⁶ कूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, यानी 1/100 मीटर। ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻8, -2 ऊपर जाएगा 6 से, -8। और इसका यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूटन कूलम मीटर। इसका यूनिट क्या लिखते हैं, कूलम मीटर। ये हो जाएगा किसका वैल्यू, पी का वैल्यू, है ना। अब देखिए कि अक्षीय रेखा पर जो आप लोग पढ़े हुए हैं वो कितना पढ़े हुए हैं, 2 kp/x³ ध्यान से देखो कि x का वैल्यू यही तो है, 0.030 मीटर, है ना। इसको ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे तो तुम x बराबर 0.3 है, तो इसको तुम 0.3 मीटर ही रहने दो, 30 को 0.3 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर सबका वैल्यू डाल दो, 2 के जगह 2, के जगह के, पी के जगह पर वहाँ से 5 × 10⁻⁻8 और x³ यानी कि 0.3 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में। निरक्षीय में यही चीज़ kp/x³ होता है। कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए, तो यहाँ देखो, यहाँ 1 सेंटीमीटर है और 0.3 सेंटीमीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर हुआ, तो 300 सेंटीमीटर के सामने में 1 सेंटीमीटर का कोई औकात है क्या। हाँ, अरे 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर के सामने में ही 1 सेंटीमीटर 12 है, तो एल तो और आधा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आधा सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में बहुत बड़ा गैप है, डाइपोल के हिसाब से मान के चलिएगा तो बड़ा गैप है तो नहीं, लेकिन अगर यही है 0.3 मीटर और ये दिया रहता 0.1 मीटर तो क्लोज डाटा हो जाता, कंपेयर कर पाते। तो कंपेयर कर पाते तो ये फॉर्मूला लगाते, अब क्या फॉर्मूला लगाते, E = एक्जियल पे लगे थे कितना, 2px/x² - L² का पावर कितना, और E इक्वेटोरियल कितना, kpx/x² + L² का पावर 3/, ये ना था, है अच्छा, यहाँ पे ठीक ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब डाटा कंपेरेबल होगा तब, जब डाटा कंपेरेबल नहीं होगा तो वही kp/x³ और -2 kp/x³। डाइपोल को करते हैं खत्म। सुनिए ध्यान से, अगले दिन जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक जो होगा वो होगा क्या, विद्युत फ्लक्स, ठीक ना, विद्युत फ्लक्स। उस लड़का इसको समझता है लक्स, ठीक ना, लक्स साबुन आता है ना, आजकल कौन प्रचार कर रही है, हम उस समय में देखे थे जब कैटरीना करती थी, अब कौन करते हैं, दीपिका, हाँ, अनुष्का शर्मा आजकल में, गजब है इसका भी लेकिन। चलो इसको सेव कर देना, लक्स का, बस दुनिया का सबसे घटिया साबुन है तो कोई लक्स।